गुड मॉर्निंग। हम आपकी अटेंडेंस ले उससे पहले जो कल हमारा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था बेटा कल? कौन सी यूनिट चली हुई है आपकी, क्या नाम है? आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आई आर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें आप हमें ये बताएं कि सबसे लास्ट टॉपिक हमारा क्या था जो हमने फिनिश किया था, बता रहे थे? हाँ, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर किसी भी दो मॉलिक्यूलों के बीच, तो उनको डिफरेंशिएट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। किन्हीं भी दो कंपाउंड को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके बेसिस की वो बेस क्या होंगे। तो बेस आपका बन सकता है, क्या पता वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, क्या पता वो जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है वो कोई आपका दूसरी टेक्नोलॉजी हो, दूसरा मेथडोलॉजी बॉइलिंग पॉइंट हो। तो अगर अब हम बात ये करें कि इंटर और इंट्रामोलिकुलर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट किसका कम ज्यादा होगा, तो सिर्फ आप एक ही बात ध्यान रखें जो हमने पहले आपको बताई थी कि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर जब हम देखते हैं कि बॉइलिंग का मतलब क्या है। बॉइलिंग का मतलब होता है, अगर आप उसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह से होगी कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो होगी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कि जब वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और वो इक्वल करने के लिए हम करते क्या है, उसको हीट करते हैं, मोर वेपर बनेंगे, मोर बनेंगे, मोर बनेंगे, तो उन वेपर्स इतने ज्यादा बन जाएंगे कि नाउ द प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। इस टाइप से हो जाता है। आपने देखा भी होगा घर में जो आपके प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर जो ऊपर सीटी बजती है, आपने देखा होगा उसमें जब हम पानी डाल दें और उसको फिर अगर आप बॉयल करते नीचे से, फिर वो विसिल बजती भी है। वो कब बजती है, तब वो जब बजती है उससे पहले वो हिलनी शुरू हो जाती है, जस्ट वाइब्रेट करती है। तो जब वो वाइब्रेशन आती है तो उस वक्त क्या हो चुका है, अंदर जो वेपर्स थे वो वेपर चाहते हैं, उनके अंदर इतना प्रेशर हो गया वेपर्स का कि वो उस विसिल को ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन बाहर की तरफ से जो एटमोस्फेयर का प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है बाहर से, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया, नीचे से वेपर उसको ऊपर उठाना, वेपर का प्रेशर हो गया, फिर वो हिलना स्टार्ट हो गया। मतलब वो कंडीशन आ चुकी है कि नाउ द वेपर प्रेशर इक्वल टू द, बोलो क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई इनबिल्ट उसके अंदर थर्मोमीटर लगा हुआ होता जो हमें डिजिटल रीडिंग वहीं पे दे देता, तो उसमें लिखा आ जाता कि 100 डिग्री सेल्सियस। और जब प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो फिर विसिल बज जाती है। मींस वो विसिल कब बजी, जब नीचे वाला प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया, हिलनी शुरू हुई है, इसका मतलब वो इक्लाइंट हो चुका है, मतलब वो चीज आपकी बॉयल हो चुकी है। तो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि अभी उस बच्चे ने बताया था। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, हर्ष ने जैसे अभी बताया था। तो क्या हुआ कि बॉइलिंग का मतलब होता है, अब एज ए लेमैन अगर हम बात करें कि दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल, और उन दो मॉलिक्यूलों के बीच आपको क्या करना है, उनके बीच की अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, ताकि वो अट्रैक्शन ब्रेक होके एक दूसरे से दूर चले जाएं। दो मॉलिक्यूलों के बीच की अट्रैक्शन देखनी होती है हमें, वो कैसी है। तो अगर हम दो मॉलिक्यूल ऐसे ले लें जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो तो स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे हम कहें, दो मॉलिक्यूलों के बीच, इंटर का मतलब बिटवीन, दो मॉलिक्यूलों के बीच में। तो दो मॉलिक्यूलों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फिर आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ज्यादा हिट देनी पड़ेगी। अगर दूसरी बात करते हैं इंट्रा, इंट्रा का मतलब एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, दूसरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन इन दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के नजदीक आए, इनके बीच में वीक वन डाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर है। मतलब ग्रुप्स की पोजीशन कुछ ऐसी है वहां पे जैसे ऑर्थो टू ईच अदर है, कि अब अंदर ही अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया लेकिन दो मॉलिक्यूलों के बीच में नहीं बन रहा। और बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूलों को दूर करना। दो मॉलिक्यूलों को दूर करने में अब की बार लेस हीट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अब दो मॉलिक्यूलों के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between the two molecule in which the two group like the OH, CH group are present ortho to each other। अगर ortho है तो इंट्रा तो हो गई। लेकिन अब ओवरऑल अगर वैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आप क्या बताते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है और इंट्रा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान जो दो ग्रुप होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑर्थो टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर, और वो कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, उसी प्रोक्सिमिटी में रहेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में हो जाएगी। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। और इंटरमोलिकुलर बनने के लिए दो मॉलिक्यूलों को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, लेकिन वो उतने नजदीक बिल्कुल नहीं आ पाएंगे जितना कि इंट्रामोलिकुलर के अंदर दो OH
आ सकते थे, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, वो तो रहेंगे ही उतने नजदीक, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल तो मूव करते रहेंगे, फ्री फॉर्म में है, तो वो जब जितनी प्रोक्सिमिटी में वो आ सकते हैं, वो उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता जितना कि इंट्रा बनता है। कोई आपसे पूछे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहेंगे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपने पढ़ा था कल जब हम आपको बता रहे थे कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो OH की बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जानी होती है, बोलो, इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ लंबी वीक हो जाएगा, वीक हो गया तो लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू कॉज द वाइब्रेशन। क्लियर हो गया ना। तो जहां पे जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वहां पे मोलिकुलर वाइब्रेशन करने के लिए लेस हीट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड, तो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किन्हीं भी दो मोलिक्यूलों को। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH लगा हुआ और एक NO2 ऑर्थो टू ईच अदर, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एक पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पैरा है तो एक ऊपर वाले बिल्कुल टॉप के ऊपर OH, नीचे वाले बॉटम के ऊपर NO2। ऐसे ही दूसरा, तो मतलब आपके उनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रा तो हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि पैरा के ऊपर हो गए दोनों ग्रुप आपके। तो यानी इस तरह से हम पहले सबसे पहले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं, जो ग्रुप है उसके अंदर उनकी पोजीशन देखते हैं वो है कहाँ पे, और फिर हम ये पता लगाते हैं कि किस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी और किसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और फिर आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हम उसके ऊपर देखते हैं कि किस केस में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी। OH बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, हम OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर होगी बेटा इतनी। तो आप कभी भी बॉइलिंग पॉइंट वाली बातें और IR वाली बातें इंटरमिक्स ही ना कर दें, आप उसको क्रैम ना करें कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या कुछ ऐसा ना। आपको समझना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट की सेंस क्या होती है। आपको यहाँ पे देखना है यार, फ्रीक्वेंसी जब हम देख रहे हैं मोलिकुलर वाइब्रेशन की, तो उसकी सेंस क्या है, हमें क्रैम नहीं करना। आपके सामने होगी स्ट्रक्चर, उसके बेसिस के ऊपर आप सोचते चले जाएं और जो दिख रहा है उसके अनुसार बोलते चले जाएं, अपना जवाब देते चले जाएं। क्लियर हो गई बेटा बात, आगे ना इतनी समझ में। तो ये था हमारा कल का टॉपिक। अब हम सबसे पहले आपकी अटेंडेंस ले लें और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। बेटा अटेंड योर रोल कॉल। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, sorry, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, विधि। हो गई बेटा सभी की अटेंडेंस।
अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं जहां तक आपको कराया गया था उससे आगे। देखो ये बीच की जो स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं ये वही है जो हम पिछले लेक्चर के अंदर सारा सब कुछ आपको करवा चुके हैं। अब आप हमें ये बता देना हम कहाँ पे जाके स्टॉप करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ तक हमारा काम हो चुका था। ये हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक है। ये हो गया था। कल का टॉपिक हमारा यही था कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द कार्बोक्सिलेट एनायन। इसके बाद नेक्स्ट हम कल यहाँ पे पहुंच गए थे बेटा, है ना। तो जो कल हमने लास्ट में जो ड्रॉप किया था, हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो इसी बारे में था कि अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो तो what will be the vibration frequency of the C double bond, or means carbonyl group in aldehyde or the ketone or the carboxylic acid, aldehyde, ketone, carboxylic acid, acid amide, acid halide, acid anhydride, जो भी होंगे उन सभी के अंदर हमें वैल्यू को देखना है, उसको याद रखना है। लेकिन कोई आपसे पूछे सिंपली व्हाट इज द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन जनरलाइज फॉर्म, यानी आगे नाम ना लें, तो बोला आप आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम में? 1650 से लेके 1870 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ऐसा एग्जाम में लिख देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता पॉइंट के, अगर आपके पास मान लीजिए एल्डिहाइड है, कौन है आपके पास? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के केस में जो वैल्यू होगी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, वो बोलो कितनी वैल्यू होगी? एल्डिहाइड के केस में 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। कीटोन के केस में कितनी होगी? 1718 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको याद रखनी है वैल्यू। हाँ, अब ये याद रखने के बाद अगर आपसे रीजनिंग पूछ ली जाए कि व्हाई दैट हैपेंस, ऐसा क्यों हुआ कि आपके 1718 वैल्यू तो आपके कीटोन के केस में है, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स जो वैल्यू है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वो आपके एल्डिहाइड के केस में है। तो उसको देखो नीचे हमने यहाँ पे समझा रखा है, जब भी आप एल्डिहाइड से कीटोन की तरफ जाते हैं, मींस ऑन मूविंग फ्रॉम एल्डिहाइड टू कीटोन्स द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, मींस इन केस ऑफ द एल्डिहाइड देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ ओनली वन आर ग्रुप, एक ही आर हो सकता है, एक साइड में तो कार्बोनिल के H होना ही है, तभी तो वो CHO ग्रुप बनेगा, तभी आप उसे एल्डिहाइड कहेंगे। While in case of the ketones, there must be that the condition कि on both side of the carbonyl group there must be the two C atom. C atom आपके एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, वो कोई बेंजीन रिंग भी हो सकता है वहां पे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अगर वहां पे एल्काइल ग्रुप हो तो अगर वहां पे एल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा? मींस ऑन मूविंग फ्रॉम एल्डिहाइड टू कीटोन्स द नंबर ऑफ R group increases, the number of plus I effect R group increases, R means alkyl group, तो फिर क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट मींस द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल रिजल्ट इन द इलोंगेशन ऑफ द कार्बोनिल बॉन्ड, जो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है उसके इलोंगेशन कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन की तरफ R ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होने की वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो जाएगी यहाँ पे? इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से जो CO बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? वीक, और वीक बॉन्ड हो जाएगा। नाउ द लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द वाइब्रेशन इन दैट कार्बोनिल बॉन्ड, कार्बोनिल बॉन्ड के अंदर लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 1725 से, और यहाँ पे बोलो कितनी हो गई? 1718। आपने ये भी देखा जो सिंपल एल्डिहाइड था जैसे मिथेनल, उसमें 1718, जब दोनों ही H पे एक R लगाया थोड़ी बढ़ गई वैल्यू, 1720 हो गई, एक और लगाया तो और भी सॉरी घट गई, और भी डिक्रीज हो गई यहाँ पे कीटोन के केस में 1718 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक? उसके बाद अगला जो पॉइंट है देखो ऊपर, आप याद, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है कि व्हाट विल हैपन अगर कंजुगेशन इंक्रीज कर दें। अगर हम कंजुगेशन इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? कंजुगेशन इंक्रीज करने से देखो क्या होता है, कंजुगेशन का मतलब अगर रेजोनेंस आ जाए, रेजोनेंस का मतलब अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे देखें, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है और पहले तो यहाँ पे कोई R ग्रुप था, सिंपल R, वो भी बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर रहा था, कार्बोनिल ग्रुप की बॉन्ड लेंथ को क्या कर रहा था? वो भी इंक्रीज, लेकिन एक वीकर प्लस आई इफेक्ट के द्वारा। आपने पढ़ा है ना पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर के द टू टाइप ऑफ इफेक्ट, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द रेजोनेंस इफेक्ट, and the stronger effect is the resonance effect because the resonance process involve
the pi bond electrons or the lone pair electrons, and pi bond is a weaker bond, means the dispersal of pi bond electron can take place more easily as compared to the stronger sigma bond electron. सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मूव करना, डिस्पर्स करना इधर से उधर बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है, जबकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना एक इजी टास्क है, मतलब इजीली हो सकता है। तो अब होगा क्या, जब रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी, अब यहाँ पे देखो जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ देखो सिंगल डबल आ गया ना, डबल सिंगल डबल, यानी कार्बोनिल ग्रुप से अगले कार्बन को आप अल्फा कहते हैं, उससे अगले को बीटा कहते हैं, अल्फा और बीटा के बीच आ गई अनसैचुरेशन, इसलिए आप इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहेंगे। तो मींस अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आ गए, मतलब कंजुगेशन आ गई, मींस टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली, तो आप उसे कंजुगेशन कहते हैं। ए साइक्लिक कंजुगेशन है ये, क्योंकि ये रिंग में नहीं है। तो जब ए साइक्लिक कंजुगेशन अब यहाँ पे आ गई, और तो होगा क्या, अब रेजोनेंस चलने की वजह से देखो सी डबल बॉन्ड हो, जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, वो अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा मूवमेंट की वजह से, और ये बिल्कुल ही सिंगल हो जाएगा, कंप्लीट मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, जबकि वहां पे जस्ट इलोंगेशन हो रहा था, डबल बॉन्ड रिमेन डबल बॉन्ड, वहां पे आपके जब प्लस आई इफेक्ट चल रहा था, डबल बॉन्ड रिमेन डबल बॉन्ड, लेकिन क्या नाम है, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कंप्लीट मूवमेंट की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सिंगल हो गया तो मींस और लंबा बॉन्ड हो गया, और वीकर हो गया, और वीक हो गया तो और भी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपने देखा कि देखो जब आपके पास सिंपली देखो ये वाला एल्डिहाइड था जिसको क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल, उसमें बोलो वैल्यू कितनी है, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, 1720 में से 30 माइनस कर दे, 30 तो बोलो कितना आ जाएगा, 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये एक बेसिक फैक्ट है जो हमें याद रखना है, अलग से एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन द कार्बोनिल ग्रुप फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एल्डिहाइड और द कीटोन्स। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर हमने देखो यहाँ पे लिख दिया है, द कंजुगेशन डिक्रीजेस, कंजुगेशन होने से वैल्यू डिक्रीज हो जाती है किसकी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हमने बताया डबल बॉन्ड बिकम्स द सिंगल वन, और वो वैल्यू कितनी होती है, डिक्रीज, ये डाटा हमें रखना पड़ता है याद। तो द कंजुगेशन डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बाय 30 सेंटीमीटर इनवर्स इन केस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनके केस में ये पाया गया है, और ये वैल्यू हम याद रखते हैं। तो 1720 में से इसलिए 30 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया था, 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आइडिया दिया गया इस तरह से। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। तो आपने यहाँ पे अगला फैक्टर भी देख लिया, जैसे इंडक्टिव फैक्ट, मान ली था ना हमारा टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव फैक्ट आ गया, रेजोनेंस आ गया, कंजुगेशन भी देखो, जब आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने होते हैं, रेजोनेंस लिख दो एक बार, कंजुगेशन भी लिख दो। समझ में आ रही है मेरी बात कुछ। तो जब टीचर चाहते हैं ना कि इस को थोड़ा इलोंगेशन कर दें, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा आ जाए, तो उस वक्त इस तरह से आपको अपना दिमाग लगाना होगा। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बातें। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये यहाँ पे आपके क्या नाम है, स्पेक्ट्रा दिखा रखा है यार, स्पेक्ट्रा दो कंपाउंडों का है, ऊपर बोलो कौन है, एल्डिहाइड, और नीचे बोलो कौन है, कीटोन। अब एक चीज और जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, देखो वो क्या है, वो वैल्यू आती है कि एल्डिहाइड जो होते हैं, बड़े ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ, एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है ना बेटा, देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से H अटैच है ना, लेकिन यहाँ पे कीटोन में देखो जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल वाले ग्रुप से क्या H अटैच होता है, नो, फिर तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इन केस ऑफ द कीटोन देयर इज नो H एटम ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन एटम, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर कोई H ही नहीं होता, जो कि सिर्फ एल्डिहाइड में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला जो H है, ये वाला जो CH बॉन्ड है, कौन से वाला, कार्बोनिल ग्रुप वाले C वाला के साथ जो H अटैच है, वो आपके कीटोन में नहीं होता। और जो ये वाला जो CH होता है, इसकी वजह से जो इनप्लेन बेंडिंग होगी एल्डिहाइड्स में, उसकी वजह से जो बेंड आएगा नियरली किस वैल्यू के ऊपर आता है, 1390 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या होता है कि आपको अपने पेपर के अंदर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन, मान लीजिए इस पहले वाले का नाम आ जाए मिथेनॉल, या दूसरे का आ जाए इथेनॉल करके, विद एसीटोन, अगले का नाम प्रोपेनोन जो है वो आ जाए, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक तो इनकी वैल्यू ही लिख देंगे कि उसमें वैल्यू 1718 होती है, उसमें 1725 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है ना, कीटोन में 1718, वहां पे 1725। दूसरी चीज डिफरेंशिएशन की, केस में CH बॉन्ड होने की वजह से, कार्बोनिल ग्रुप वाले CH बॉन्ड होने की वजह से, इसमें जो CH इन प्लेन बेंडिंग होगी एल्डिहाइड में, वो 1390 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर एक बेंड आ जाएगा, जो कि आपके किस में दिखाई नहीं देगा, कीटोन के अंदर, क्योंकि वहां पे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ H ही नहीं है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि सर ये नहीं है तो क्या हुआ,
जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं साथ में कार्बोनिल के आगे, जो CH3 वहां पे तो है ना CH, लेकिन उसकी वजह से जो बैंड आएगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट और भी है, वो दूसरा इम्पैक्ट अभी बताते हैं। और उसी को कहते हैं, एक टर्म जो हमने पीछे भी यूज की थी उसे कहते हैं कपलिंग। पढ़ा था ना पीछे, एक टर्म आई थी कपलिंग। ऐसी कपलिंग यहां पर भी होगी। और वो देखो, उस कपलिंग वाले प्रोसेस को कहा जाता है फर्मी रेजोनेंस। बोलो क्या कहते हैं? आपके मेरे हिसाब से यानी हर साल ये डेफिनेशन आई जाती है आपके एग्जाम के अंदर कि डिफाइन फर्मी रेजोनेंस एग्जाम के अंदर, चाहे एक एक नंबर वाले में ऊपर दिखे या नीचे दिख जाए, लगभग ये आपके एग्जाम में आ ही जाती है। आखिर फर्मी रेजोनेंस का मतलब क्या है? फर्मी रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि आपके दो जो रेंज होंगी उनके बीच में इंटरेक्शन, और वो तभी होगी जब वो एक दूसरे के नजदीक आ जाए। जैसे देखो, जो CH स्ट्रेचिंग होती है, बोलो कौन? CH स्ट्रेचिंग। जो CH स्ट्रेचिंग की वैल्यू क्या थी बताई थी ना, 2850 से 2970 हमने पहले वहां पे याद की थी। थोड़ा बहुत इसमें रेंज में चेंज आना ही होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, कि वो कंपाउंड है कौन जिसके अंदर वो आपके पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपकी जो CH इन प्लेन बेंडिंग हो गई, तो CH इन प्लेन बेंडिंग की वैल्यू तो 1390 सेंटीमीटर इनवर्स थी। फिर बताया था ना आपको, एक होता है फंडामेंटल वाइब्रेशन, और उसका एनी मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन कॉल्ड एज द ओवरटोन। तो 1390 तो हो गई आपकी फंडामेंटल वाइब्रेशन, और V0 से V1। लेकिन V0 से V2 पे जाए तो उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। तो जो फर्स्ट ओवरटोन होगा उसकी वैल्यू बोलो कितने पे, कितने के ऊपर आएगी? द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ CH इन प्लेन बेंडिंग, मतलब कहां पे? 2780 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर उसकी वाइब्रेशन होगी। एंड द CH स्ट्रेचिंग वही इसी रेंज में आ गई ना, 2830 2850 से 2970 आ गई ना, वही रेंज। तो मतलब ये एक दूसरे के नजदीक होने की वजह से, नीचे देखो आप इस डायग्राम में भी देखो, ये दो बैंड दिखा दिए। देखो दो बैंड एक दूसरे की रेंज के अंदर है, और रेंज के अंदर होने की वजह से एक दूसरे के साथ उनके बीच में इंटरेक्शन हो जाती है, जिससे कपलिंग इंटरेक्शन कहा जाता है। और जब उनके बीच इंटरेक्शन हुई, वो आपस में मर्ज हो गए, और मर्ज होने के बाद फिर से दो नए बैंड बन जाते हैं। और जो दो नए बैंड बने, एक डबलेट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं फिर? डबलेट। उनके बीच में छोटा सा एरिया, मतलब दो बैंड बन गए, दो बैंड बन गए, और जो दो बैंड बने वो लगभग एक जैसे से दिखाई देंगे। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मी रेजोनेंस। क्या कहते हैं उसे? एक ऐसी प्रोसेस इन विच बोलो हमें क्या मिले? एक डबलेट। डबलेट मिल जाएगा हमें। कैसे बनेगा वो? ड्यू टू द कपलिंग इंटरेक्शन इन बिटवीन, बोलो किस किस के बीच? द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ CH इन प्लेन बेंडिंग एंड CH स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड एज द फर्मी रेजोनेंस। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। और नीचे देखो ये थोड़ा डायग्राम बना के दिए रखा है कि कैसे वो दो बैंड थे, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन हुई, और इंटरेक्शन होने के बाद फिर से कैसे दो नए बैंड अपीयर हो जाते हैं। क्लियर होगी बेटा? तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी ही है, ये आपको याद रखनी ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कार्बोनिल ग्रुप के बेसिस के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि देखो ये कार्बोनिल जो ग्रुप है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी होता ही है। आपने ध्यान दिया होगा सर, आप ये कहोगे कि सर पीछे हमने पढ़ तो लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। फिर हम आपको ये याद दिला रहे हैं कि पीछे जब हमने पढ़ा था तो हमने OH स्ट्रेचिंग की बात की थी। वहां पे हमने कार्बोनिल ग्रुप की बात नहीं की थी। अब फिलहाल जो हम बातें कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के बारे में। तो अगर ये जो कार्बोनिल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हो, जैसे हमने ये नीचे डायग्राम बना दिया, एक मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर और दूसरा किसके अंदर है? डाइमेरिक फॉर्म के अंदर है। तो कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, जो डाइमेरिक फॉर्म के अंदर होता है, तो वैल्यू कितनी है? बोलो 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। और जब वो मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर होता है तो बोलो वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये आपको याद ही रखनी पड़ती है। इफेक्ट हम पहले आपको समझा ही चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो जो यहाँ पे आ जाता है, इसके अंदर जो चीज हमें दिखाई देती है यहाँ पे, पीछे वाली चीजें भी लिख देंगे आप के क्या क्या नाम है, OH स्ट्रेचिंग की वैल्यू किस रेंज में होगी, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहां पर होगी, ये बातें कब लिखेंगे? मान लीजिए आ गया कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द बेंजोइक एसिड एंड मिथेनॉल, मान लीजिए ऐसा आ जाए, पेपर में आ सकते हैं ऐसे कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द, या ऐसे आ जाए हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मिथेनल एंड बेंजोइक एसिड। मिथेनल, मिथेनल कौन? कार्बोनिल ग्रुप है उसमें, लेकिन दोनों साइड में H है। और बेंजोइक एसिड बोलो कौन? बेंजीन रिंग है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? COH, कार्बोनिल ग्रुप तो उसमें भी है। अब कैसे करें बोलो दोनों के बीच डिफरेंशिएट? अभी तक जो आपने सीखा है, पढ़ा है, उसके आधार के ऊपर हम कैसे बातें करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे सबसे पहले, और ड्रा करने के बाद एक में बेंजीन रिंग दिख रहा है, दूसरे में नहीं,
तो जिसमें बेंजीन रिंग दिख रहा है, जैसे कल भी हमने आपको बताया था, बोलो कौन सी स्केलेटल वाइब्रेशन आप लिख देंगे, किस रेंज में, क्या क्या वैल्यू, 1600, 1585, 1500 और 1450 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आप लिख देंगे। और दूसरा OH, OH तो है, एल्डिहाइड में तो नहीं है ना OH, तो OH की रेंज क्या थी, नियर अबाउट 3200 से लेके 3600 सेंटीमीटर, इस रेंज के अंदर आ जाता आपका बैंड। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की क्या रेंज आप लिखेंगे, आपके क्या नाम है, जो एल्डिहाइड थे उसमें तो क्या आ जाएगी, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पे क्या आएगी बोलो, अगर वो मोनोमेरिक है तो 1760 और डाइमेरिक है तो 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस टाइप से आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखते हैं एग्जाम के अंदर, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही होता है। क्लियर हो गई बातें। और क्या नाम है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो फिर क्या होगा बोलो, जो OH बॉन्ड लेंथ थी, देखो OH बॉन्ड लेंथ वो क्या हो गई, देखो लंबी दिखा रखी है ना, लंबी हो गई देखो, इंक्रीज। और इधर देखो मोनोमेरिक में देखो छोटा बॉन्ड दिखा रखा है, यहाँ पे दिखा रखी है ना, लंबी बॉन्ड हो गई यहाँ पे। तो यानी ये भी यहाँ पे शो कर दिया गया है कि कहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे क्या वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रॉडबैंड आएगा, जैसे मैंने बताया था कि 3200 के नियर अबाउट आपकी आ जाएगी। तो ये लिख रखा है ना आपके यहाँ पे, जैसे 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग OH स्ट्रेचिंग की वजह से जो आ जाएगा। और क्या नाम है, डिपेंडिंग ये भी करता है कि रेक्ट बैंड दिख भी जाए ना भी दिखे, वो किसके बेसिस के ऊपर, कि आप देखा जाएगा उसमें CH बॉन्ड है कि नहीं, ये भी आपको बताया गया था। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं तो आपको जो बॉन्ड है डिफरेंट वो आपको दिखेंगे अपनी आंखों से, जो भी दिखेंगे आप उसकी वैल्यू वहां पे लिख देंगे। अब देखो नेक्स्ट आगे आपके एस्टर्स आ गए। एस्टर के अंदर रेंज क्या होगी, 1750 से लेके 1735 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू आपको याद रखनी है एस्टर्स के अंदर। ये आपकी कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रेचिंग की वजह से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा इतना। उसके बाद नेक्स्ट आगे एसिड एनहाइड्राइड। देखो जो एसिड एनहाइड्राइड है इसके अंदर एक खास बात आती है कि इसके अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप हो गए, बीच में एक कॉमन ऑक्सीजन हो गई, तो जिसकी वजह से अब स्ट्रेचिंग दो तरह की हो सकती है। जैसे कार्बोक्सिलेट एनाइन में आपने देखा था, हो गई थी ना वहां पे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपके दो कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से आपके सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग भी हो सकती है और एसिमेट्रिकल भी। आप पढ़ चुके हैं एसिमेट्रिकल में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में। यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखनी है, जो ये दो बैंड दिखाई देंगे, देखो जब कभी भी 1650 से लेके 1870 वाली जो रेंज है कार्बोनिल ग्रुप की, अगर उसके अंदर दिखाई दे जाए दो बैंड, तो दो बैंड कब आएंगे, जब ऐसा कुछ हो रहा हो, बोलो क्या, एसिड एनहाइड्राइड के केस में। और उन दो बैंडों के बीच में जो गैप भी होगा ना, बोलो कितने का होगा, 60 सेंटीमीटर इनवर्स। ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, ये गैप पाया गया है, इसीलिए लिखा गया है कि आप इसको याद रख लेंगे। तो दो बैंड आएंगे, 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से, और दूसरा 1820 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर वो अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से, विद गैप ऑफ 60 सेंटीमीटर इनवर्स बिटवीन दीज टू बैंड्स। क्लियर हो गया बेटा इतना। और आप बड़े ध्यान से देखो, ये रियल स्पेक्ट्रा है, देखो जो आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे, और जो ये स्पेक्ट्रा आपको यहाँ पे दिखाई दिया, देखो ये रहा एक बैंड, ये रहा एक बैंड, ये रहा आगे ना ये दो, देखो यहाँ पे देखो ये दिख गया, ये आ गए। तो यहाँ पे इस तरह से ये दो बैंड आपको दिखाई देंगे, अदरवाइज एक ही दिखाई देगा। एक कैसे, देखो कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे देखें 1726 सेंटीमीटर इनवर्स है ना, यहाँ पे इसके अंदर दिखाई दी ना ये वैल्यू कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। देखो यहाँ पे ये वैल्यू में चेंज क्यों आया, वो इसलिए आया कि ये है तो एस्टर आपके, जिसकी वैल्यू क्या थी 1750 से लेके 1735 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन उस वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ना होता है। किस चीज का इफेक्ट होना होता है, साइड में सब्सटीट्यूएंट पर। वहां पे आपका CH3 ग्रुप तो नहीं, वहां पे बेंजीन तो नहीं आ गया, बेंजीन आ गया तो वो क्या करेगा, बेंजीन आ गया तो अपनी रेजोनेंस शो करेगा। बेंजीन के अंदर है ना डबल बॉन्ड, वो जो डबल बॉन्ड है उनकी मूवमेंट देखो इधर हो जाएगी, देखो ये इधर, और ये कार्बोनिल ग्रुप जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा तो वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगी तो वैल्यू घट जाएगी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और कम हो जाएगी। रेंज क्या थी 1750 से 1735, मतलब उससे भी कम हो गई, बोलो कितनी हो गई 1726 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई ना बेटा। तो इफेक्ट किसका पड़ा यहाँ पे, बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड थे उन डबल बॉन्ड का कंजुगेशन में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गई कार्बोनिल ग्रुप के वाइब्रेशन के लिए वो और भी कम हो गई। तो इसलिए कम वाली एनर्जी उन्हें यहाँ पे लिख दी। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक तो ले ले मिथाइल एसीटेट,
जिसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। एक ऐसे ले लें, ये मिथाइल बेंजोएट ले लें जिसमें बेंजीन रिंग लगा हुआ है, फिर कहेंगे करो इनको डिफरेंशिएट आपस में, फिर आप कर देंगे। डिफरेंशिएट के वो पॉइंट तो होंगे ही होंगे कि एक में तो मिथाइल एसीटेट में बेंजीन रिंग ही नहीं है, वो तो बेंजीन रिंग वाली वैल्यू आप उसमें लिख देंगे कि स्केलेटल वाइब्रेशन की 1600, 1585, 1500, 1450 सेंटीमीटर इनवर्स, वो तो आप लिख देंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ जो बेंजीन रिंग का इंपैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है वैल्यूज के ऊपर, कि कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो बैंड आएगा वो यहाँ पे कम वैल्यू के ऊपर आ रहा है जब अगर बेंजीन रिंग हम लगा दें, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1726 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से भी डिफ्रेंशिएट करने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात बेटा यहां तक? तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना कि पहला तो है एल्डिहाइड, उसके बाद नेक्स्ट कौन आ गया, एसिड हैलाइड। लेकिन एसिड हैलाइड भी अलग अलग टाइप के हो गए, एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है, एक में कौन है, ब्रोमीन है, यानी इस टाइप से। तो फिर आप ये जानते हैं कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से अगर हम इफेक्ट देखें तो किसका इफेक्ट कम होगा और किसका ज्यादा होगा। तो फिर हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट जब हम अगर यहाँ पे देखें, मान लो माइनस आई इफेक्ट देखें, तो माइनस आई क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोनिल ग्रुप की तरफ या उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट से क्या होना है, कार्बोनिल ग्रुप के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन की बजाय वो किसकी तरफ आ जाएंगे, कार्बन की वजह से, क्योंकि इफेक्ट किसका पड़ा, फ्लोरीन का, हेलोजन का। तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो थोड़ी डिक्रीज होने की वजह से अब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो न्यू बार की वैल्यू बढ़ जाएगी, मोलिकुलर वाइब्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इस तरीके से हम करते हैं। देखो एक्सेप्शनल केसेस हमेशा छोटे मोटे मिल जाते हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम उसका जवाब दे देते हैं। तो अक्सर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि डाटा ही साफ दे दे, डाटा दे दिया साहब, कंपैरिजन करवा लें, मैच द टेबल करवा लें, विद रीजनिंग करवा लें कि बताओ इसकी वैल्यू ये है तो क्यों है, ताकि घोटनी ना पड़े वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चे को वैल्यू क्रैम ना करनी पड़े रीजनिंग वाले क्वेश्चन के अंदर, तो टेबुलर फॉर्म के अंदर दे दे कि भाई अब तो आप एक्सप्लेन कर दो, इतनी हिंट तो हमने आपको दे दी कि ये वैल्यू है, अब उनको बस एक्सप्लेन कर दें कि ऐसा क्यों है। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एसिड अमाइड। यहां तक बात आ गई थी ना बेटा समझ में? नेक्स्ट आ गया एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड के केस में जब कार्बोनिल के साथ NH2 ग्रुप लग जाए तो बोलो वैल्यू कितनी होगी जो आप याद करेंगे, 1695 से लेके 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये मिड पॉइंट सा लिख दिया कि नियर अबाउट 1670, इसके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस रेंज के अंदर ही हमें एसिड अमाइड के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, बैंड कहां पे अपीयर होगा, ये वैल्यू आप याद कर लेंगे। अब जो आपके एमाइड भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दैट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जैसे अमीन अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन, इस टाइप से हमें दिखाई दे जाते हैं। जो आपके एमाइड होता है, एमाइड के अंदर देखो क्या क्या दिखाई देंगे, इसमें तो दो तरह के बैंड आ गए, बोलो दो तरह के कौन से आ गए, एक तो NH बॉन्ड आ गया, C डबल बॉन्ड हो के आगे बोलो क्या है, NH2 है ना, NH2। NH2 का मतलब N के ऊपर H है, N के ऊपर H है तो क्या हो गया, NH, NH की वैल्यू आ गई। NH की वैल्यू हो भी सकती है ना भी हो, वो कैसे, जो NH2 है हो सकता है कि जो NH2 है उस NH2 के जो दो H है हट जाए, वहां पे R ग्रुप लग जाए, NH हो ही ना। अगर NH ना हो तो क्या होगा, NH की वजह से जो बैंड आना चाहिए था वो अब नहीं आएगा। क्लियर होगी बेटा बात समझ में? तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दो एमाइड ही दे दें, एक ऐसा अमाइड दे दें जो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो, जो डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो, जिसके अंदर दोनों एच हटा दिए गए हैं, वहां पे दोनों आर ग्रुप लगा दिए गए हैं। एक सिंपल अमाइड दे दें जिसमें दोनों एच लगे हुए हैं। तो सिंपल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, और ऐसा भी करते हैं, एक एसिड अमाइड दे दें CH3CONH2, और दूसरा ऐसा दे दें बेंज अमाइड में, हाँ ये मेरे हैं। हाँ बोलो।
अब क्वेश्चन ये आया यहाँ पे कि आपके जो एक तो सिंपल एमीन्स हो, एमीन्स में क्या होंगे NH2। अब जो एमाइड है उसमें क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, एमीन वाला ग्रुप भी होता है, NH2 ग्रुप होता है। और उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप होता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होते हैं। लोन पेयर होने की वजह से रेजोनेंस प्रोसेस भी चलेगी, तो जिसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर भी इफेक्ट पड़ना होता है। कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर इफेक्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो हमने लिखा था ना 1650 से लेके 1870, 1870 वाली तो बड़ी वैल्यू हो गई और 1650 वाली रेंज थोड़ी कम साइड में आ गया। तो देखो 1670 हमने लिख रखा था ना, 1695 से लेके 1650 जो हमने रेंज लिखी थी थोड़ी कम वाली वैल्यू लिखी थी। तो ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और NH2 ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप which results in the elongation of the carbonyl bond। कार्बोनिल बॉन्ड की elongation कर देंगे, वीकर हो जाएगा वो। और now the less energy is required to cause the vibration in the carbonyl bond in case of the acid amide। तो इसलिए वैल्यू हमने यहाँ पे कम लिख रखी है। देखो जो बातें हम आपके सामने ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ना, अब एग्जाम में पता नहीं चलता ना कि कौन सी बात एकदम क्वेश्चन का फॉर्म ले ले। देखो एग्जामिनर के दिमाग में जो बात आ गई ना वही क्वेश्चन होता है। मान लीजिए आप एग्जामिनर हो, आपके दिमाग में आप जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, हर पॉइंट के ऊपर हम बोल रहे हैं ना कि क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, क्या पता ये आ जाए। हम एग्जामिनर की सोच बोल रहे हैं कि वो आपसे कैसे पूछ सकता है। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका एक ही होता है कि जो भी लाइन पढ़े उस लाइन के बारे में सोच ले कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, फिर जब आप अगली लाइन पढ़े फिर सोच ले कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है। तो हर लाइन के ऊपर हमें रुकना होता है और सोचना होता है कि क्वेश्चन क्या होगा। और इस तरीके से जब हम अपनी तैयारी करते हैं, अपने किसी भी यूनिट को, किसी चैप्टर को आप पढ़ते हैं, फिर हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, फिर हमारा कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होता है, फिर हमें क्वेश्चनों के आंसर भी देने आ जाते हैं। फिर हम अपने दिमाग को ट्रीट कर लेते हैं उसके अनुसार कि हाँ ऐसा जवाब लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, वो लिख देते हैं। फिर उसी को तो कहते हैं ना कि एक स्किल डेवलपमेंट हो गई। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि पूछा कोई क्वेश्चन तो आपने सोचना शुरू कर दिया उसके बारे में, फिर अपना जवाब दिया, की बजाय कि क्रैम कर रखा है कुछ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होनी चाहिए और उसके बेसिस के ऊपर आपको जवाब देना होता है। क्लियर होगी ना बेटा बातें। अब उसके बाद देखो आगे आ गया NH। अब एमीन्स की बात आ जाती है। जब एमीन्स आपके पास आ जाए तो उसकी रेंज क्या होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3500 से लेके 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर देखो बैंड दिखाई देगा। देखो ये रहा, यहाँ पे दिख रहे हैं ना ये बैंड, देखो ये दिख रहे हैं यहाँ पे 3200 से लेके 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आपके बैंड दिखाई देंगे यहाँ पे। अब वो डिपेंड करता है कि आपके जैसे मान लीजिए प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन में तो बोलो कैसे लिखते हो आप, RnH2। RnH2 का मतलब N के ऊपर 2H है तो दो NH हो गए, दो NH हो गए तो बोलो क्या दिखाई देंगी, दो पीक दिखाई देंगी, दो पीक आ जाएंगे, दो बैंड दिखाई देंगे। तो 1 और 1 2 हो गया ना, दो, क्योंकि NH2 ग्रुप है। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड अमीन बना दें, मतलब उसके बाद एक H को और हटा दें, एक H को और हटा दें, तो बोलो कौन बन गई, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन के अंदर सिर्फ एक ही NH, एक ही बैंड आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक। कैसा आएगा बोलो, सिर्फ एक। वो आप बड़े ध्यान से नीचे वाले स्पेक्ट्रा में देखें, दिख रहा बेटा नीचे वाला स्पेक्ट्रा, वहां पे गया, देखो ये रहा, एक ही है ना, देखो ये रहा, ये रहा, देखो एक ही बैंड है। ये छोटे बैंड दिखाई देते हैं, यहाँ पे दिख गया एक बैंड ये। अगर टर्शरी अमीन आ जाए तो क्या होगा, NH तो होगा ही नहीं, NH बॉन्ड तो होगा ही नहीं टर्शरी अमीन के अंदर। तो फिर ये डिसअपीयरेंस हो जाएगी, यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। देखो जब दो थे तो बॉन्ड लेंथ इंटेंसिटी ज्यादा थी, एक ही बच गया, इंटेंसिटी कम हो गई, और एक भी नहीं बचा, डिसअपीयर। क्लियर हो गई बातें। तो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि टर्शरी अमीन हैव नो NH बॉन्ड, इसके अंदर कोई भी नहीं है, सो देयर फॉर दिस बैंड इज एब्सेंट फ्रॉम द IR स्पेक्ट्रम, वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रा के अंदर कैसा दिखता है स्पेक्ट्रा, वो बिल्कुल ही ऐसा दिखता है जैसे अब आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल स्पेक्ट्रा है। यहाँ पे जो भी है, जो निकलते हैं स्पेक्ट्रा, वो ऐसे ही होते हैं। अब नाइट्राइल आ गए आपके। नाइट्राइल के अंदर क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जो ये साइनाइड कह दो, नाइट्राइल कह दो, एपेक नेमिंग में नाइट्राइल आप लिख देते हैं, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जो बैंड आएगा कहाँ पे आएगा, 2250 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे ये एक आपको स्ट्रॉन्ग बैंड दिख रहा है ना, शार्प बैंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल इस टाइप से। तो ये यहाँ पे दिखाई देगा इस टाइप से, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, जैसे कि पीछे हमने डिस्कस भी किया था, ध्यान से देखो,
अगर हमारे पास एल्काइन होती, बोलो कौन होती, एल्काइन, और एल्काइन के अंदर बोलो क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और वो भी ऐसी एल्काइन जो अनसिमेट्रिकल हो। हमने देखा था ना, सिमेट्रिकल होगी तो वाई आर इनएक्टिव हो जाएगी वो तो, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के इधर भी वही ग्रुप, दूसरी साइड में वही, तो आपकी क्या नाम है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो ही नहीं पाएगी ना उसमें, तो क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया फिर तो वो कंपाउंड, तो उसकी वजह से फिर बैंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ट्रिपल बॉन्ड सी एच की वजह से देखो ये बैंड यहाँ पे आ गया, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वजह से यहाँ पे देखो ये बैंड आ गया, कार सी ट्रिपल बॉन्ड एन की वजह से थोड़ा ये देखो हाई इंटेंसिटी वाला लंबा बैंड दिखाई दे जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये साथ के साथ स्पेक्ट्रा इसलिए लगाए गए हैं, देखो अदरवाइज इन चीजों को है ना आपको बिना स्पेक्ट्रा के भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन साथ के साथ स्पेक्ट्रा इसलिए दिखाया जाता है आपको कि जब आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों के जवाब दे रहे हो तो आप भी दो एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई, नीचे लिख देंगे यहाँ पे कि ये रहा 2300 कुछ ऐसे, और वहां पे आप एक बैंड दिखा देंगे ऐसे, दूसरे का वहां पे बैंड दिखा देंगे आप ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप वैल्यू लिखते हैं, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट भी आ जाए, तो आप वैल्यू लिखने के साथ साथ अपना डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट काफी अच्छा पड़ता है। और एक बार इम्पैक्ट अच्छा हो गया तो मान लीजिए आपके 40 मार्क्स का क्वेश्चन 40 में से 40 भी आ सकते हैं, एक दूसरा बच्चा जिसने ऐसा काम नहीं किया तो उसके 40 में से 30 भी आ सकते हैं। तो उसको ऐसे देखो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन तो होता है ना, तो इसलिए आप ध्यान रखें, अपना अच्छा ही करके आना। अब सिर्फ वही चीजें चलेगी जो अभी तक हम पीछे पढ़ चुके थे। बोलो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कि जो फैक्टर अफेक्टिंग है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के, वो बोलो क्या क्या था, आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा था, बॉन्ड ऑर्डर देखा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि उनके बीच में कितने हैं बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, तो ये हमारा हो चुका है ना पहले। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, पहले से हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने बोलो क्या देखा था नेक्स्ट, मास, तो हुक्स लॉ के बेसिस के ऊपर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो ये आप एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट, ये अभी अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि प्लस आई इफेक्ट के इंक्रीज होने से क्या होगा। नेक्स्ट फैक्टर क्या आ गया, कंजुगेशन, हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के बेसिस के ऊपर इस बात को एक्सप्लेन किया था, तो इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन रेजोनेंस, क्लियर हो गया ना बेटा। उसके बाद ये दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया एसिड अमाइड को एक्सप्लेन करते हुए, एसिड हैलाइड के साथ। नेक्स्ट क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के काफी सारे एग्जांपल हमने पीछे देखे थे। लास्ट में आ जाता है वाइब्रोनिक कपलिंग, वाइब्रोनिक कपलिंग का मतलब, कपलिंग का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन। तो कपलिंग इंटरेक्शन किन के बीच होना, जब भी कपलिंग वाइब्रेशन हो रही हो, जैसे सिमेट्रिकल हो गई, एसिमेट्रिकल हो गई, जो बनती कैसे हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द बैंड्स ऑफ टू बॉन्ड अटैच्ड टू द सेम सेंट्रल एटम। सेम सेंट्रल एटम के ऊपर जब दो बॉन्ड होते हैं, उन्हीं का जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डिक्रीज अलग अलग होनी होती है, तो उसी की वजह से जो प्रोसेस चलती है उसी को क्या कहते हैं, वाइब्रोनिक कपलिंग। वाइब्रेशन पैदा हो गई ना उनके बीच में, वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, उसके बेसिस के ऊपर आपके जो ये वाइब्रोनिक जो कपलिंग है यहाँ पे, ये टर्म कहीं और भी होगी उस दूसरी जगह पे, तो तब आपको ये एक्सप्लेन कर दी जाएगी वहां पे बातें। फर्मी रेजोनेंस ये हमने आपको बता ही दिया था, एल्डिहाइड के केस में आती है, ये बताया था ना, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, आपके बताया था CH इन प्लेन बेंडिंग होगी, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ H है, तो जो फर्स्ट ओवरटोन होगा CH इन प्लेन बेंडिंग का और CH स्ट्रेचिंग, दोनों एक रेंज में आने की वजह से, उनके बीच इंटरेक्शन होने की वजह से एक डबलेट बन जाता है, और उस बनने वाली प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, बोलो फर्मी रेजोनेंस। उसके बाद मैकेनिज्म का जानकारी मिल जाती है, मान लीजिए कोई रिएक्शन चला रहे हैं आप, मान लीजिए आपने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर, एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपने शुरू में कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आपने उस कंपाउंड को थोड़ा निकाला वहां से, और उसका IR स्पेक्ट्रा देख लिया, IR स्पेक्ट्रा आपके सामने आ गया कि ये बैंड है, फिर आपने उसी कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा बेस डाल दिया उसी राउंड बॉटम फ्लास्क में, फिर कुछ देर के बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपने उसी के अंदर से फिर थोड़ा सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद फिर उसका स्पेक्ट्रा ले लिया, उसका स्पेक्ट्रा आएगा तो उस जैसा है या उससे अलग है, अगर स्पेक्ट्रा बिल्कुल वैसा ही है तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि रिएक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। अगर आपके ऐसा कुछ दिख जाए कि उसमें OH बॉन्ड की वजह से भी बैंड दिख रहा है, OH का भी बैंड आ रहा है, और प्लस साथ के साथ आपके जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल की वजह से दूसरे बैंड भी आ रहे हैं, तो उसे क्या पता चला, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कुछ है कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल अभी रिमेनिंग है, बचे हुए हैं, तभी तो OH
जो बॉन्ड है उसकी वजह से जो ब्रॉड बैंड आना होता है वो अभी भी दिखने का क्या मतलब हुआ कि अभी तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अभी रिएक्टेंट बाकी है। और प्रोडक्ट की वजह से बैंड आ गया तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो चुका है। फिर 10-15 मिनट करें, उसके बाद दिखा कि आपका रिएक्टेंट तो अभी भी OH का आपका बैंड आ रहा है, तो वो क्या एक्सप्लेन करता है? फिर वो ये एक्सप्लेन कर सकता है, हो सकता है आपने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स किए हैं वो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो में ना लिए हो। देखो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब होता है, जब आप कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा हम उस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं मोल्स की फॉर्म में। हम लिखते हैं रिएक्टेंट के आगे कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट बी टू गिव राइज टू आगे प्रोडक्ट। तो अगर आपने उस कंटेनर के अंदर आपके राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मान लीजिए आपने 1 मोल ए बिल्कुल 1 मोल ही लिया है, 1 मोल को आप मल्टीप्लाई कर दो उसको मोलिकुलर मास से तो ग्राम में आ जाएगा। ऐसे ही 2 मोल तो 2 मोल वाले को मल्टीप्लाई कर दो जो बी कंपाउंड है उसके मोलिकुलर मास से तो उसका ग्राम आ जाएगा। उतना ही वे करें आप, समझ गए? जो मोल है ना अकॉर्डिंगली स्टोकियोमेट्रिक रेशियो बैलेंस इक्वेशन के अंदर बिल्कुल उतना एग्जैक्ट वही वे करें और एग्जैक्ट उसको डाल दो। उसके बाद क्या होगा, जब रिएक्शन चलेगी ना तो आपके डिसअपियर हो जाएंगे रिएक्टेंट वाले बैंड, वो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आपने लिया है और रिएक्टेंट कंप्लीटली क्या हो चुके, कंज्यूम्ड, कोई भी नहीं बचा। नहीं तो एक टर्म आपने पढ़ी होगी ना कभी, मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हो और रिएक्शन रुक गई, आगे चल ही नहीं रही, एक रिएक्टेंट तो बाकी है, दूसरा फिनिश हो गया इसलिए रुक गई रिएक्शन। तो वो रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गई, क्यों रुकी? क्योंकि वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया, कंज्यूम हो गया कंप्लीटली, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लिमिट का मतलब रोक देना। वो कौन सा है रिएक्टेंट जो कंप्लीटली यूज अप हो गया? दो में से कोई एक। वो कौन सा है रिएक्टेंट जो कंप्लीटली यूज अप हो गया? वो कौन सा है रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गई? रिएक्शन तो उसी की वजह से रुकी जो कंप्लीटली यूज अप हो गया। तो ऐसे रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। आपने मोल कॉन्सेप्ट +1 में पढ़ा भी था कभी कि कोई रिएक्शन लिख देते थे, अमाउंट लिख देते थे, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम ये है, और वो इक्वल अमाउंट में दे देते थे। फिर आप सबसे पहले उनके मोल्स निकालते थे, बैलेंस करते थे, फिर देखते थे किसके मोल कम है किसके ज्यादा है। तो जिसके मोल ज्यादा है वो बच गया, जिसके मोल कम है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट कह देते थे। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपने अपनी +1 के अंदर मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर था कभी आपने उसके अंदर ऐसा पढ़ा था। क्लियर होगी बेटा? एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कभी भी करें, आप हमेशा क्या करके देखा करें, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी रिएक्शन करें, जो भी प्रिपरेशन आप करें, प्रिपरेशन करने के दौरान जो भी रिएक्टेंट है आप उनको बैलेंस करें। बैलेंस करने के बाद आप किताब में मत देखो उसमें 1 ग्राम ये वो कह रखा है, नो, पहले उसको आप मत देखें। पहले आप बैलेंस करने के बाद जो भी रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, आप सबसे पहले उनको बैलेंस में देखो। इसके आगे 1 मोल लिख रखा है, उसके आगे 2 मोल, 1 मोल को उसके मास में कन्वर्ट करें, ग्राम, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके, ऐसे दूसरे को भी करें। और फिर उन दोनों को एक सिंपलेस्ट रेशियो में कैलकुलेट कर ले। सिंपलेस्ट का मतलब एक की वैल्यू बड़ी आएगी एक की छोटी, तो जिसकी वैल्यू छोटी है उसको दोनों से डिवाइड कर दें तो 1:2 समथिंग रेशियो आ जाएगी। वो क्या आएगा? 1:1.25 आ गया। मतलब 1 ग्राम इसका ले लें और 1.25 ग्राम दूसरे का ले लें, फिर बिल्कुल उसी अमाउंट में लेके और फिर अपना प्रैक्टिकल कर दें स्टार्ट। तो ये तरीका होता है जब भी आप कोई प्रिपरेशन करें उसका, फिर एग्जैक्ट मैचिंग होगी, आपका कोई रिएक्टेंट बचेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से आपके रिजल्ट भी आने होते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात? ये जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, ये काम हम कब करते हैं? जब कभी आप MSc करने के बाद अपने PhD करने के लिए जाएंगे तो उसके दौरान जब अपनी रिसर्च का आप करते हैं काम, तो उस वक्त हमें इन छोटी छोटी बातों का रखना पड़ता है ध्यान, जो भी मैं बता रहा हूँ। और इन बातों को जैसे अभी हम आपको अभी बता रहे हैं, बार बार बताएंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी। फिर कभी जब आप वो काम कर रहे होंगे तो आपको ये नहीं लगेगा अच्छा ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिक चीज थी जो कभी आपने 11th क्लास में सीख ली थी। क्लियर हो गया बेटा? तो हमें क्या पता चलता है, बोलो अगली एप्लीकेशन क्या है? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या बन गई? इससे हमें, इसके द्वारा हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जो हमारी हेडिंग अभी आपके सामने आ गई है जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन, उसको हम कल देखेंगे आगे। अभी तक का हमारा जो काम था वो हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब इस पूरे चैप्टर में जो भी कुछ हमने पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उन सारी की सारी बातों का जो कंक्लूजन होगा वही कहलाएगी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन। तो यहां तक जिस बच्चे ने कर लिया है यार, उसको फिर बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसको बिल्कुल सारी की सारी जितनी भी जो बातें हैं आपकी, वो सारी की सारी एग्जैक्ट इसके अंदर आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। और आप पहले ही, मैंने आपको बताया था, अपने नोट्स जरूर बना लेना। जिसने आपने, वैसे तो मेरे को लगता है सभी ने बना लिए होंगे ना, आप सभी रजिस्टर भी खोले बैठे हो, लेकिन फिर भी किसी का कुछ बच गया है तो अपना काम जरूर कंप्लीट कर ले। ठीक है बेटा?
और अपने आगे अपने रजिस्टर को जरूर रखें, ताकि जो भी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वही पेज आपका खुलता चला जाए कि हाँ अब ये टॉपिक हमारा चला हुआ है पढ़ते वक्त, अब ये चला हुआ है ना। तो आप कुछ पूछ भी सकते हैं फिर उसके अंदर इस तरह से। तो अब किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ लें, यहाँ तक कोई डाउट। अब आपको बेटा याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। मेहनत करो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, कुछ भी करो, एक दूसरे को सुनाओ आपस में, और सुनाते हुए अपना वो काम जरूर करना है जो मैंने आपको बता रखा है। घर पे जाके जैसे याद होता चला जाए अपना इसका रिकॉर्ड करते चले जाए, अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर ले और वहां पे अपलोड कर देना जो आपको बता रखा है। तो ये आपकी एक असाइनमेंट भी हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करें, आपका जो खुद का क्या नाम है, जीमेल के ऊपर जाके आपका जो यूट्यूब होता है वहां पे अपने खुद के ऊपर उसको अपलोड करें, क्योंकि उस चीज की यानी काफी वैल्यू होती है। आजकल आगे पूछते भी हैं कहीं पे एग्जाम में, कहीं पे जो जॉब होती है उसके अंदर भी, या कल को आप बड़े हो जाए, आप कहीं पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पे जाते पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको कुछ पढ़ाना आता है। तो मीन्स ये जो डाटा है ना, ये आपकी धरोहर बन जाएगी, आपके काम आएगी। देखो मैंने इतना सारा पढ़ा रखा है कुछ, समझ रहे हो कुछ। तो यानी आप सोचो उस चीज के बारे में, जो आपके लिए आप जो कर रहे हो ना वो खुद अपने लिए कर रहे हो, हमें तो अच्छा लगना होता है बस, समझ गए। तो बहुत है इतना आज के लिए, अब आप जा सकते हो।